दोस्तों, आज के वीडियो में जीडीएस रूल 3 ट्रांसफ़र के रिगार्डिंग महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। तो आप सब लोगों से मेरा विनती है कि आप सब लोग बिना स्किप करे वीडियो को ए टू जेड पूरा देखें। मैं जो भी जानकारी इस वीडियो में दूंगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपके लिए 100% वो जानकारी ज़रूरी होगा। दोस्तों, अगर एक भी गलती हो जाए आपसे तो आपका ट्रांसफ़र में दोस्तों रिजेक्शन आ सकता है, अलॉटमेंट नहीं हो सकता है। तो देखिए, रूल 3 पोर्टल जो है ईएसएस पोर्टल एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस, उधर पर लॉगिन करके इधर पर ऐसा दिख रहा है और अप्लाई ट्रांसफ़र रूल 3 पर क्लिक करके दोस्तों पहले सर्वर एरर आ रहा था, लेकिन अब देखिए ऐसा विंडो दिखा रहा है कि एप्लीकेशन एक्सेप्टेंस विंडो इज़ काइंडली नॉट ओपन, यानी कि जो एप्लीकेशन का विंडो है वो क्लोज हो चुका है, ऐसा दिखा रहा है। ठीक है, और ये देखिए, आपको पता ही होगा कि पहले बोला गया था कि 26 नवंबर 2025 को आपका अलॉटमेंट का ट्रांसफ़र अप्रूव लिस्ट निकलेगा, लेकिन दोस्तों उसके बाद ये जो शेड्यूल था इसको रिवाइज़ किया गया था और नया शेड्यूल जारी कर दिया गया था। और इधर पर आप देख सकते हैं कि डिवीज़न के द्वारा जो वेरिफिकेशन हो रहा था उसको एक दिन यानी कि मंडे तक उसको एक्सटेंड किया गया था, और उसके बाद जो 26 नवंबर को लिस्ट आने वाला था उसको एक्सटेंड करके अब 28 नवंबर 2025 को लिस्ट आएगा। तो जब लिस्ट आएगा उसके पहले आपको क्या क्या करना है, क्या क्या ध्यान रखना है, उस पर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा दोस्तों, आप सबको पूरा बता दूंगा। आप सब लोग टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके रखिएगा। अगर कोई भी छोटा सा भी इन्फॉर्मेशन हो और सीपीटी अगर कोई भी गलती करे तो मैं टेलीग्राम और जो व्हाट्सएप चैनल है उधर पर बता दूंगा, तो आप सब लोग अलर्ट हो जाइएगा। तो इधर पर देखिए 28 नवंबर 2025 को आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर होने वाला है और ये है फ्राइडे का दिन। ठीक है, तो इधर पर देखिए लॉगिन करके स्टेटस चेक करने पर ऐसा दिखा रहा है। ठीक है, एक तो है आपको सबसे पहले चेक कर लेना है कि एलिजिबल दिख रहा है कि नहीं। और जिन लोगों का वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया है डिवीज़न के द्वारा और कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, उन लोगों का एलिजिबल दिखा रहा है। और दोस्तों, एक घपला सीपीटी ने किया था कुछ दिन पहले कि पहले बहुत सारे कैंडिडेट का रिजेक्टेड दिखा रहा था, इधर पर नॉट एलिजिबल हो रहा था। ठीक है, क्योंकि उन लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं था, इसलिए डिवीज़न से उनको नॉट एलिजिबल कर दिया गया था। लेकिन दोस्तों, मंडे को गजब क्या हुआ कि ऐसा घपला हो गया कि सब लोग हैरान हो गया और उन लोगों का भी एलिजिबल हो गया। ठीक है, मतलब पहले इनएलिजिबल दिखा रहा था क्योंकि उन लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं था, लेकिन बाद में मंडे को फिर से एक ईमेल आया और उधर पर एलिजिबल दिखाया, डिवीज़न से एलिजिबल कर दिया गया। तो मेरा और सभी जीडीएस का इधर पर सवाल है कि अगर वो लोग वाकई में अगर नॉट एलिजिबल थे तो उनको एलिजिबल कैसे किया गया। दो ईमेल उन्होंने रिसीव किया, पहला तो है नॉट एलिजिबल, उसके बाद एलिजिबल। ठीक है, अगर सच में वो लोग एलिजिबल है तो उनको पहले नॉट एलिजिबल क्यों किया गया है। एक साथ दो तो नहीं हो सकता कि नॉट एलिजिबल एलिजिबल, अगर होगा तो एक ही होगा, या फिर एलिजिबल होगा या फिर नॉट एलिजिबल होगा। तो जो लोगों को नॉट एलिजिबल कर दिया गया था तो उन लोगों को क्यों कर दिया गया था, जबकि उनको बाद में एलिजिबल ही करना था। और अगर डिवीज़न से गलती से हो गया था तो इसका जो जिम्मेदारी है उसको डिवीज़न को लेना पड़ेगा, क्योंकि जीडीएस अगर कोई भी छोटा सा भी गलती करे, अगर अकाउंट ना खोल पाए या फिर कोई भी गलती अगर एक दिन स्ट्राइक कर लिया तो उसके लिए जीडीएस का सैलरी में कटौती होता है, उसके बाद जीडीएस को पनिशमेंट दिया जाता है। तो डिवीज़न अगर कोई भी गलती करे, देखिए अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका कंप्लीट नहीं हो पा रहा है तो इसमें जीडीएस का कोई भी हाथ नहीं है, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जीडीएस खुद कंप्लीट नहीं करवाता, डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाता है डिवीज़न से डीएम ऑफिस भेजा जाता है या फिर जो थाने है पुलिस वेरिफिकेशन के लिए उधर पर भेजा जाता है। तो ये डिवीज़न के ऊपर आता है कि उन लोगों का वेरिफिकेशन क्यों कंप्लीट नहीं हुआ, इसमें जीडीएस का कोई भी कसूर नहीं है। तो इसके लिए भी जीडीएस को नॉट एलिजिबल कर दिया गया है। ठीक है, तो डिवीज़न वाले जो है उनको भी पनिशमेंट देना चाहिए जैसे जीडीएस को दिया जाता है। चलिए, वो तो अलग बात है। तो इधर पर अब जो असली खेल है वो मैं बताता हूँ। इधर पर देखिए अलॉटमेंट स्टेटस में नॉट अलॉटेड दिखा रहा है, तो जब आपका अलॉटमेंट हो जाएगा तो इधर पर अलॉटेड दिखाएगा। ठीक है, और नीचे देखिए आपने जितने भी सारे प्रेफरेंस दिए थे उसके अकॉर्डिंग इधर पर आपका अलॉटमेंट स्टेटस दिखाएगा। मान लीजिए आप एक नंबर प्रेफरेंस में देखिए ये जो जीडीएस है, हाँ, इस बीओ का नाम दिया था, तो अगर इस बीओ में अलॉटमेंट हो पाता है तो इधर पर अलॉटेड दिखा जाएगा, और अगर नहीं हो पाता है तो दिखा जाएगा कि किसको ये अलॉट किया गया था। तो मान लीजिए ऐसे करके आप इधर पर देखिए ये जीडीएस ने 6 प्रेफरेंस डाले थे और मान लीजिए इनका 3 नंबर पर हो गया है, तो इधर पर दिखाएगा 1 और 2 नंबर पे कि किसको किसको अलॉट किया गया है वो पोस्ट, और 3 नंबर पर अगर इस जीडीएस को अलॉट किया गया है तो इधर पर दिखाएगा कि अलॉटेड टू एम्प्लॉय आईडी, और इस जीडीएस का एम्प्लॉय आईडी दिखाएगा। और नीचे जो 3 बाकी रहेगा 4 5 और 6 इधर पर दिखाएगा कि अलॉटेड टू बेटर पोस्ट। ठीक है, तो यानी कि आपको पूरा दिखाया जाएगा कि आपने जो सारे प्रेफरेंस डाले थे उस सारे प्रेफरेंस में किस किस का ज्वाइनिंग होगा, अलॉटमेंट हुआ है और उनका रैंक क्या था। आपको जो पोस्ट प्रेफरेंस में अलॉटमेंट हुआ है उस वो भी आपको दिखाया जाएगा, और
जब अगर हो गया तो आपका जो बाकी बचा हुआ प्रेफरेंस है उसमें भी अगर किसी दूसरे का हो रहा है तो वो भी आपको दिखाया जाएगा। तो आपको बताते हैं जो मेन बात है कि ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी कैसे फिक्स होता है। यानी कि मान लीजिए आपने जिस पोस्ट पर 1 नंबर प्रेफरेंस दिया है, मान लीजिए ये जो जीडीएस भाई है, इस जो बीओ में 1 नंबर प्रेफरेंस दिया गया है, मान लीजिए और भी 4-5 ऐसे जीडीएस है जो जीडीएस भी सेम इसी बीओ में 1 नंबर प्रेफरेंस डाले हैं। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक ही बीओ में सबका अलॉटमेंट हो जाए, क्योंकि एक बीओ में तो एक ही जीडीएस का अलॉटमेंट हो सकता है। तो ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी कैसे फिक्स किया जाएगा कि एक बीओ में किसका ट्रांसफ़र अलॉट होगा। तो इसका देखिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मैं इसके बारे में पहले भी बताया था और आज भी बताता हूँ। तो देखिए इधर पर कहा गया है ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी कैसे फिक्स किया जाएगा। तो आपको इधर पर पूरा पढ़ना है कि क्या क्या लिखा हुआ है, ठीक है। इधर पर देखिए लिखा हुआ है कि अगर 2 से अधिक अगर कोई भी एप्लीकेशन एक ही बीओ में पाया जाए तो इस जो ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी फिक्स किया गया है इसी के अनुसार उनका ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी डिसाइड किया जाएगा, ठीक है। और इधर पर देखिए तो 1 नंबर पॉइंट आप देखिए कि जीडीएस विथ पीडब्ल्यूडी हैविंग बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़। तो मैं जो आपको बोल रहा था कि एक ही पोस्ट में अगर मान लीजिए 5 आपका एप्लीकेशन हुआ है तो पहले देखा जाएगा कि आप 5 में से पीडब्ल्यूडी किसका है और पीडब्ल्यूडी ग्राउंड पर किसका एप्लीकेशन जमा हुआ है। तो अगर आप 5 में से किसी का पीडब्ल्यूडी है तो उनका हो जाएगा। उसके बाद अगर सबका 5 में से 5 का ही अगर पीडब्ल्यूडी है तो उसके बाद नेक्स्ट देखा जाएगा कि स्पाउस ग्राउंड पर कौन अप्लाई कर रहा है, ठीक है। तो स्पाउस ग्राउंड में भी पहले जो फीमेल जीडीएस है जो स्पाउस ग्राउंड पर अप्लाई कर रहा है उनको प्रायोरिटी दिया जाएगा। तो इधर पर देखिए फीमेल जीडीएस ऑन स्पाउस ग्राउंड वेयर मेल स्पाउस इज वर्किंग at the destination station in central or state government or their undertaking or PSU subordinate organizations etc. certificate to this effect will have to be submitted, ठीक है। तो नेक्स्ट देखा जाएगा कि आपका स्पाउस ग्राउंड किसका है, आप 5 में से। और ये भी देखा जाएगा कि स्पाउस ग्राउंड में से फीमेल जीडीएस कौन है, मेल जीडीएस कौन है। जो फीमेल जीडीएस होगा उनको पहले प्रायोरिटी मिलेगा और जो मेल जीडीएस है उसको फीमेल जीडीएस के बाद में प्रायोरिटी मिलेगा। तो आप मान लीजिए 5 में से 5 ही पीडब्ल्यूडी है और उसके बाद स्पाउस ग्राउंड को अगर मैं छोड़ दूँ तो उसके बाद देखा जाएगा कि आपका डेट ऑफ एंगेजमेंट क्या है, यानी कि जीडीएस में कौन पहले ज्वाइन किया था। तो इधर पर देखिए लिखा ही है साफ साफ, जीडीएस ज्वाइनिंग ऑन ए प्रायर डेट विल हैव प्रेफरेंस ओवर द जीडीएस ज्वाइनिंग ऑन लेटर डेट। यानी कि जिसने डिपार्टमेंट पहले ज्वाइन किया था उनको ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जाएगा और जो बाद में डिपार्टमेंट ज्वाइन किया था यानी कि जिसका सीनियरिटी कम है उसको कम प्रायोरिटी दिया जाएगा, है ना। तो जो इम्पॉर्टेंट है आपको पता ही होगा कि पहले पीडब्ल्यूडी, उसके बाद स्पाउस ग्राउंड फीमेल, उसके बाद मेल और उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है सीनियरिटी किसका ज़्यादा है। तो जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट के जिसमें 10th का मेरिट देखा जाता है लेकिन ट्रांसफ़र में आपका सीनियरिटी देखा जाता है, डेट ऑफ एंगेजमेंट। और मान लीजिए दोस्तों आप सबका डेट ऑफ एंगेजमेंट एक ही है, मतलब 5 थे, 5 ही पीडब्ल्यूडी है और 5 का जो ज्वाइनिंग डेट है सही है। तो अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि अगर ऐसा हुआ है तो किसको प्रायोरिटी दिया जाएगा। तो देखिए दोस्तों उसके बाद देखा जाएगा आप 5 में से फीमेल कौन है। अगर कोई भी फीमेल है तो उनको प्रायोरिटी मिलेगा, ठीक है। और मान लीजिए कोई भी फीमेल नहीं है तो उसके बाद नेक्स्ट देखा जाएगा डेट ऑफ बर्थ की क्या है, ओल्डर इन एज टू बी गिवन प्रेफरेंस। यानी कि अगर आप 5 का सब कुछ सेम है तो उसके बाद आपका देखा जाएगा कि डेट ऑफ बर्थ किसका है, जिसका एज ज़्यादा है यानी कि जिसका उम्र ज़्यादा है उनको प्रायोरिटी मिलेगा, ठीक है। और बाय चांस अगर ऐसा भी हो जाए कि सबका डेट ऑफ बर्थ एक ही है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग भी एक ही है, सेम है, डेट ऑफ जो बर्थ है वो भी सेम है, तो तब दोस्तों जो फाइनल है 7th नंबर पॉइंट आपका देखा जाएगा कि डेट एंड टाइम ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि किस वक्त आपने अप्लाई किया था। तो दोस्तों ये बहुत रेयर है कि एक ही टाइम एक ही सेकंड पर आप 5 ने अप्लाई किया था, ऐसा नहीं हो सकता। किसी ने पहले किया होगा, किसी ने बाद में किया होगा। तो देखा जाएगा कि एप्लीकेंट सबमिटिंग एप्लीकेशन एट ए प्रायर डेट एंड टाइम विल हैव प्रेफरेंस ओवर द एप्लीकेंट हु सबमिटेड एप्लीकेशन लेटर। तो दोस्तों आपको देखा जाएगा, तो आपको पता होगा कि 9-10 दिन के लिए पोर्टल ओपन रहा होगा। तो जिस जीडीएस ने फर्स्ट डेट पर ही एप्लीकेशन सबमिट कर दिया था उनको ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगा और जिसने लास्ट डेट पर जाकर जीडीएस रूल 3 के लिए ट्रांसफ़र एप्लीकेशन सबमिट किया था उनको कम प्रायोरिटी मिलेगा। क्योंकि इधर पर 7th नंबर पॉइंट आप देखिए लिखा हुआ है, जिसने पहले अप्लाई किया था उसको ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगा। लेकिन आपको ये सोचने का कोई भी ज़रूरत नहीं है कि आपको पहले ही अगर कि फर्स्ट दिन ही अगर कोई भी जीडीएस अप्लाई कर देता है तो उसी को प्रायोरिटी नहीं मिलेगा। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। आपको 1 से लेकर 7 तक आना है। पहले आपको
1 2 3 4 ऐसे करके ये जो क्राइटेरिया है एक एक करके फुलफिल करना है। उसके बाद अगर सब कुछ सेम है तो लास्ट में जाकर जो 7 नंबर पॉइंट है कि अगर किसी ने पहले अप्लाई कर दिया तो उनको ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगा। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कि कैसे प्रायोरिटी फिक्स किया जाता है ट्रांसफ़र में। पहले देखा जाता है PWD, उसके बाद देखा जाता है स्पाउस ग्राउंड। फीमेल है तो उनको ज़्यादा प्रायोरिटी, मेल है तो कम प्रायोरिटी। उसके बाद अगर स्पाउस ग्राउंड या फिर PWD कुछ भी नहीं है तो देखा जाता है कि आपका ज्वाइनिंग डेट क्या है, सीनियरिटी कितनी है। उसके बाद देखा जाता है आप मेल है या फिर फीमेल है। अगर सब कुछ सेम हुआ तो आपको देखा जाता है कि आपका उम्र कितना है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, और एकदम आखिर में अंत में देखा जाता है कि कब आपने अप्लाई किया था, पोर्टल खुलते ही अप्लाई कर दिया था या फिर लास्ट डेट पर आकर अप्लाई किया था। तो दोस्तों यही जानकारी आप सबको देना था, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो वीडियो है अपने जितने भी सारे दोस्त हैं सबके साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ऐसे डिटेल्स में कोई भी यूट्यूब चैनल नहीं बताएगा दोस्तों, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। और हाँ, टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर लीजिए, व्हाट्सअप ग्रुप भी है, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। कोई भी छोटा सा भी इन्फॉर्मेशन आए, कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप टेलीग्राम चैनल पर, यूट्यूब कमेंट पर, वीडियो का कमेंट सेक्शन में या फिर व्हाट्सअप पर मुझे बताइए, मुझे कॉल भी कर सकते हैं। मैं आपका सारे प्रॉब्लम का सलूशन कर दूंगा, मैं दावे के साथ आपको कह सकता हूँ। और कोई भी टेक्निकल इशू आए रिजल्ट के पहले, अलॉटमेंट के समय अगर कोई भी टेक्निकल इशू आए तो दोस्तों हम उसको CPT तक फॉरवर्ड कर देंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ऑल इंडिया GDS यूनिटी जिंदाबाद, GDS एकता जिंदाबाद, क्योंकि अभी भी संग्राम खत्म नहीं हुआ है। जब तक ना ट्रांसफ़र लिस्ट निकल जाता तब तक हमारा संग्राम जारी रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। तो दोस्तों आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे और भी ढेर सारे खबर सबसे पहले पाने के लिए वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।